शुरुआत में बहुत मेहनत की हूँ। ये था, अब अचार तो बनाना शुरू कर दिया, अब लोगों तक बातें कैसे पहुंचे। तो फिर मैंने साथ में मिठाई है, मैं अग्रवाल हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो हमारी मठरी बहुत फेमस हो रही है, तो मठरी बनाना शुरू करी। फिर साथ में थोड़ा अचार का सैंपल देना शुरू करी। 5,000 रुपीज में मैं बता रही हूँ। अच्छा। पेड़ों के लगते हैं, और सर्जरी जैसे जिनके पोलियो है उनका पेड़ फिक्स करने का, जिनके पेड़ टेढ़े हो गए उनका सीधा करने का 10,000 रुपीज लगते हैं सर्जरी का। एक गरीब के पास कहाँ से आएंगे ये पैसे ना, इसमें जो 5,000 रुपए महीने के कमाते हैं, 2,000 जैसे सब्जी वाले हैं, तो उनके पास कहाँ से आएंगे। तो मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करती हूँ। नमस्कार, हेलो, वेलकम बैक टू गुड वाइब शो। आज का एपिसोड बहुत ही खास है और मुझे बेहद गर्व और खुशी है कि हमारे समाज के एक अनसंग हीरो की कहानी आपसे शेयर कर रही हूँ। हमारा उद्देश्य है कि उनकी आवाज़ को और लोगों तक पहुँचाए ताकि लोग उनके बारे में जान सकें और उनके अद्भुत कार्यों का समर्थन कर सकें। आज हमारे साथ हैं मिसेस रंजना अग्रवाल, जो ह्यूस्टन टेक्सास की रहने वाली एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और इनके बिजनेस का नाम है पिकल मी अप। अपने पति और बेटे के साथ रहते हुए रंजना हमेशा से ही खाना बनाने, समाज की सेवा करने और एक गहरी आध्यात्मिकता की भावना से प्रेरित रही हैं। रंजना की यात्रा असाधारण है। उन्होंने अपने परिवार में कुछ गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना किया और अपनी ज़िंदगी भगवान शिव की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित कर दी। जो एक आकस्मिक अचार बनाने के उद्यम के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक सफल बिजनेस बन चुका है जो कई चैरिटेबल इनिशिएटिव्स को फंड करता है, जैसे डोनेटिंग आर्टिफिशियल लिम्स एंड ऑर्गेनाइजिंग फ्री कैटरैक्ट सर्जरीज। उनके डिक्शनरी में इम्पॉसिबल जैसा कोई शब्द नहीं है। विद दिस बिलीफ, रंजना हैज टच्ड काउंटलेस लाइव्स थ्रू हर generous actions, whether it is donating thousands of blankets to those in need, supporting blind and orphan girls, or providing free dialysis for kidney patients. She embodies the true spirit of charity. रंजना न केवल एक सफल बिजनेस ओनर हैं, बल्कि बहुतों के लिए एक प्रेरणा भी हैं, showing how a simple idea can become a powerful force. Her social media presence, especially on Facebook, serves as a platform where she shares her journey and inspires others to contribute to society. In today's episode, we will explore Ranjana's journey, inspirations, and her incredible impact to the community and beyond. We will also discuss the challenges she faced in establishing her business and her ongoing efforts to promote organ donation and support the underprivileged. तो आइए मिलते हैं रंजना जी से। हेलो रंजना जी, वेलकम टू गुड वाइफ शो। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि आज आप हमारे शो में आई हैं और आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद वंदना जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज आपको मैं देख पा रही हूँ। जी, तो रंजना जी, आप हमें अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ पली बढ़ी और अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए। आपका बचपन कैसा बीता आपके भाई बहनों के साथ? मैं बिहार के छोटे से गांव भवानीपुर डाल था, वहां पे जन्म ली। लेकिन मैं 8 साल की थी तब मेरे चाचा जी के साथ चली गई थी कलकत्ता। अच्छा। हम लोग का संयुक्त परिवार है, बहुत प्यार था, बहुत प्यार है, अभी भी बहुत प्यार है हम लोगों सभी भाई बहनों में। और हाँ, कलकत्ते में पढ़ी हुई, लेकिन छुट्टियों में भवानीपुर आती थी, तो मुझे शहर का और गांव के दोनों लाइफ स्टाइल मालूम है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। अच्छा। तो आपने अपनी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से पूरी की और क्या बचपन से ही सोच के रखा था कि बड़ी होके समाज के लिए कुछ करना है या फिर बिजनेस वुमेन बनना है? मैं कलकत्ता में ही क्लास 7 तक पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस बिहार आ गई थी। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी बिजनेस करूंगी या ऐसा कुछ सेवा का काम करूंगी। लेकिन हाँ, घर में माहौल वैसा ही था। मेरे पापा को देखी हूँ सेवा करते, गरीबों की बहुत सहायता करते थे। मेरे चाचा जी को देखी हूँ, वो लायंस क्लब से जुड़े थे, तो उनको देखी हूँ सेवा करते। लेकिन ऐसा कभी सोचा नहीं था। अच्छा। तो आपका यूएस कैसे आना हुआ और यूएस इंडिया से आने के बाद यूएस में सेटल होने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड को यहाँ जॉब मिल गई थी यूएस में, तो फिर मैं उनके साथ ही आई। हम
सेटल तो बहुत अच्छे से रहे, क्योंकि मेरी दीदी पहले से यहाँ रहती थी। तो और मैं डिट्रॉइट में रहती थी, मेरी दीदी क्लीवलैंड ओहायो में रहती है। तो हमेशा वीकेंड पे उनके पास चली जाती थी, वो आ जाती थी, तो उन्होंने काफी मुझे हेल्प कर दी यहाँ के माहौल में सेट होने में। और मुझे कभी होम सिकनेस होने के लिए भी होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दीदी मेरी मेरी माँ के जैसी है। वो हम ओवर केयरिंग है मेरे। ओके, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों बहनें साथ में थी यहाँ पर, इसलिए आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। जी नहीं। जी। तो आप हमें पिकल मी अप के बारे में थोड़ा बताइए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है पिकल मी अप, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मैं करूंगी या बिजनेस स्टार्ट करूंगी। ये बस मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि भगवान की इच्छा थी। और मेरा मेरा एक विश्वास है कि भगवान को जो कराना होता है ना, वो उनका अपना तरीका होता है कराने का, और वो बहुत अच्छी से अपना काम करवाते हैं। मैं अपने भाई के पास गई थी, मेरा भाई डेलस में रहता है। तो उसके साथ मैं इंडियन स्टोर ऐसे ही गई थी। वहां पे न जाने वो उन हरी मिर्चों में मुझे क्या दिखा ऐसा, इतनी सुंदर वो हरी मिर्च मुझे दिखी ना कि मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैं 2 पाउंड करीब खरीद लाई। जब घर पे आई फिर याद आया, नहीं मैं हरी मिर्च खाती हूँ, नहीं मेरे हस्बैंड खाते हैं, अब इन हरी मिर्चों का करूँ क्या। फिर आइडिया आया कि चलो अचार बना लेती हूँ, पूछ लूंगी नेबरहुड में किसी को लेना हो तो वो ले लेंगे। तो फ्री में तो कोई लेना नहीं चाहता, मैंने मिनिमम चार्जेस रख दिए, क्या चलो ठीक है निकल जाएगा। अच्छा। और सबने तुरंत ले लिया। फिर और नेक्स्ट डे और है कि आपके पास, मुझे और चाहिए। फिर लगा के चलो अब सबों को चाहिए तो ना क्या करूंगी, और बना देती हूँ। बस ये होते ही चला गया। बस इसी तरह से पिकल मी अब स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो एक अच्छी हरी मिर्च देखने से आपकी पिकल मी अप की स्टोरी स्टार्ट हुई है। हाँ, वो और वैसी हरी मिर्च मुझे आज तक नहीं दिखी है जो उसमें लग रहा था। पता नहीं मैं छोड़ ही नहीं पा रही थी उस हरी मिर्चों को, क्या हुआ था मुझे उस दिन। वो भगवान की कुछ कृपा थी शायद उस दिन। जी। तो घर से लोग जो बिजनेस चलाते हैं, जो भी होम बेस्ड बिजनेस होते हैं, उनके भी अपने यूनिक चैलेंजेस होते हैं। जैसे कस्टमर्स का विश्वास बनाना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो आपको भी किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा? बहुत ऐसे नहीं है कि एक दिन में मेरा बिजनेस एकदम फ्लरिश हुआ है। मैंने बहुत शुरुआत में बहुत मेहनत की हूँ। ये था, अब अचार तो बनाना शुरू कर दिया, अब लोगों तक बातें कैसे पहुंचे। तो फिर मैंने साथ में मिठाई है, जैसे मैं अग्रवाल हूँ, मारवाड़ी हूँ, तो हमारी मठरी बहुत फेमस होती है। तो मठरी बनाना शुरू करी, फिर साथ में थोड़ा अचार का सैंपल देना शुरू करी। क्या, बहुत लोग अचार खाते नहीं है। और मेरा सस्ता तो नहीं बोलूंगी मेरा अचार, क्या जो आप मार्केट में आप इंडियन स्टोर में मिलता है वैसा उस प्राइस में मुझे आपको अचार मिलेगा मेरा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं सब कुछ बहुत अच्छा से अच्छा मसाला है, तेल है, यूज करती हूँ। और मेरे लिए अब ये ना, अगर मुझे किसी की सहायता करनी है तो मुझे फिर उस हिसाब से मार्कअप भी रखना पड़ेगा। जी। तो इसलिए है, माइनस पॉइंट भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि लोग पैसे की तरफ ज्यादा देखते हैं, क्वालिटी की तरफ ऐसा नहीं बोलूंगी कि देखते नहीं है, लेकिन हाँ वो एक है। प्लस ये है कि वर्ड ऑफ माउथ मेरा ज्यादा गया है अचार, मतलब प्रचार जो बोलेंगे ना। मेरे फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, इन लोगों ने मेरी काफी सहायता की। शुरुआत से ही था कि हाँ, कि कुछ तो लोगों के लिए करना है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी, रंजना जी। सो अचार पसंद करने वाले लोग जैसे कि मैं खुद, तो अगर हमें अचार ऑर्डर करना हो तो कैसे कर सकते हैं पिकल मी अप से अचार ऑर्डर? और क्या आप यूएस के अलावा कहीं और इंटरनेशनली भी शिप करती हैं? नहीं, इंटरनेशनल तो मैं नहीं शिप करती हूँ, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। कनाडा सबसे आता है मुझे कि आप कनाडा भेज दो, लेकिन शिपिंग कॉस्ट इतना ज्यादा होता है कि मैं बोलती हूँ आप वही ले लो, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप यूएस में मेरे 40+ स्टेट में जाते हैं अचार। और मैं आप मेरा फेसबुक पेज है हम्म। www अग्रवाल रंजू अच्छा। पिकलनी आप मेरा है उस पे, या फोन नंबर 2817509513, इस पे आप मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं अपने फ्लायर्स भेज देती हूँ, वहां से फिर लोग मुझे जो भी जितना भी अचार चाहिए, जो भी वैरायटी चाहिए, वहां से मुझे ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और मैं शिपमेंट लगा देती हूँ फिर। अच्छा। ओके। और आप इतने अच्छे उद्देश्य के साथ अचार बनाती हैं, तो मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये शो देखने के बाद आपका अचार और भी ज़्यादा ऑर्डर करेंगे। तो रंजना जी, मैं जानती हूँ कि आप बहुत धार्मिक किस्म की इंसान हैं, और आप हमेशा भगवान शिव का नाम लेती हैं जब आप अचार बनाती हैं, या आप वो फ्लीस के ब्लैंकेट्स खुद से जब बनाती हैं तब आप शिव नाम का जाप करती हैं। तो क्या आप इतनी धार्मिक बचपन से ही थी, या जीवन में आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप में ये इतना बदलाव आया? से धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और धार्मिक माहौल में भी मेरा जन्म हुआ। मेरा परिवार पूरा ही बहुत धार्मिक है। लेकिन धार्मिक और अंधविश्वास दोनों में बहुत फर्क होता है। तो हम अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, क्योंकि धर्म होना जीवन में बहुत अच्छा है, जी। ताकि आप मतलब आप भटकते नहीं हो। और मैं आपको और भगवान पे मेरा दिन पे दिन विश्वास होने का बहुत से कारण है, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना वो आजकल होने लगता है। और ये अच्छे मैं बताती हूँ, मुझे ये बिजनेस वुमेन बनने का कोई शौक नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, बस ये हो गया। हम्म। और आज भी मैं जब घर का खाना बनाती हूँ तो मैं बोलूंगी थक जाती हूँ, लेकिन जब मैं जॉब करके अचार बनाती हूँ, मुझे लगता है अभी तक मैंने हजारों किलो बना लिए होंगे अचार, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। वो भगवान का जाप करते करते एक ऐसी पावर आ जाती है कि मुझे बिल्कुल थकान का एहसास भी नहीं होता। अभी मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। लास्ट ईयर ना अ, मेरी मुझे मैं दोपहर में ऐसी लेटी थी, मुझे ऐसी अब आभास हुआ जैसे मुझे ना देहरादून में ब्लैंकेट्स डोनेशन करना चाहिए। और उसी वक्त मेरे सिक्किम में बहुत बाढ़ आई थी, अचानक से रिवर ओवरफ्लो हो गई थी, तो मैं वहां काफी ब्लैंकेट भेज दी थी, तो मेरे पास पैसे ज्यादा बचे नहीं थे। तो अब मैं सोच रही हूँ भगवान मुझे मैं कैसे ना, अभी तो पैसे भी नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं देहरादून भी जानती नहीं हूँ को किसी को। उसी वक्त मुझे ध्यान आया कि मेरी एक कस्टमर आभा कुकरेती करके है, डैलस में रहती है, वो देहरादून से है। मैं उनको उनका फोन नंबर खोज के उनको फोन की और उनको बोली कि आभा है ना, मुझे आप देहरादून से हो ना? तो बोली हाँ दीदी मैं देहरादून से हूँ। मैं बोली मुझे आपसे ना ब्लैंकेट के बारे में सिर्फ एक जानकारी चाहिए। उन्होंने ब्लैंकेट का नाम सुनते ही वो मुझे बोले अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे याद दिलाया, मुझे भी ना ब्लैंकेट डोनेशन करना है, मुझे 2 दिन पहले सब सपने में आया। अच्छा। मैं इतनी आश्चर्य में पड़ गई, क्या सेम मतलब किसी न किसी की प्रार्थना इतनी स्ट्रांग है कि हम तक भगवान उनकी प्रार्थना पहुंचा रहे। और उसी दिन, क्योंकि अब दूसरा चलो मुझे ये तो मिल गया कि देहरादून कोई है, अब हो गई पैसे की बात। उसी दिन एक कस्टमर है कोलोराडो में, उन्होंने 14 किलो अचार मंगाए प्लस $150 ब्लैंकेट के भेजे। मुझे लगा शायद उन्होंने गलत पैसे भेज दिए, उनको फोन करके मैंने बोला आपने ना $150 एक्स्ट्रा भेज दिए। बोले नहीं मैंने एक्स्ट्रा नहीं भेजे, ब्लैंकेट तुम डोनेशन करती हो ना उसके लिए भेजी हूँ। आई वॉज टोटली शॉक्ड कि ये दोनों प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कैसे हो गई। तो इसलिए मेरा दिन पे दिन भगवान पे और भी विश्वास बढ़ते जाता है। आपने अपने जीवन में भगवान के ऐसे कई चमत्कार देखे हैं, और शायद आप इतना नेक काम करती हैं, इसीलिए भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जो आप हाँ चाहती हैं ये वो पूरा। मैं कुछ करती हूँ या नहीं वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन भगवान का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ होता है, ये तो मैं बोल सकती हूँ। कि सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना पसंद करते हैं, ये मेरे लिए बहुत। और आंख बंद करके मेरी बातों पे विश्वास करते हैं, तो ये सबसे ज्यादा मेरे लिए ब्लेसिंग्स है।
जी, सब आपके अच्छे कामों का नतीजा है, मैं यही कहना चाहूंगी रंजना जी। और मैं जानती हूँ कि पिकल मी अप आपका सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि चैरिटेबल कामों को फंड करने का एक जरिया है। तो कुछ बताना चाहेंगी किस तरह के चैरिटेबल फंड एक्टिविटीज को आपने फंड किया है आज तक, या और क्या कर रही हैं? हाँ, मैंने जैसे ब्लैंकेट मेरे अक्टूबर से डोनेशन चालू होता है। अक्टूबर से लेके फरवरी मार्च तक चलता है। तो जो भी डोनेशन कोई भी देना चाहे तो वो भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ। प्लस मेरे बिजनेस से जितना हो सकता है मैं ना, और दूसरे मैं अपने परिवार के थ्रू करवाती हूँ जो भी डोनेशन का काम है। अच्छा। क्योंकि इससे क्या होता है, मुझे विश्वास रहता है कि मेरे एक भी पैसे इधर हो तो इधर नहीं जाते हैं, सब इसी शुभ काम में ही जाते हैं। और और सब चीज की मुझे पिक्चर्स आ जाती है एज अ प्रूफ कि तुम्हारा काम हो गया है। रिसिप्ट है, पिक्चर्स है। तो एक ये भी पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट होता है मेरे परिवार के साथ जुड़ने से। और हाँ, मैंने जैसे फ्री डायलिसिस, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके 3 3 बार वीक में डायलिसिस होती है। बेचारे गरीब हैं, उनके पास कहाँ उतना पैसा होता है। तो मैं इस तरह से देखती हूँ कि अगर मैं एक परिवार के एक लोग को सहायता करती हूँ तो वो सहायता पूरे परिवार को होती है। जी। क्या वो अच्छी से खा सकते हैं, अपना घर का रेंट दे सकते हैं, या बच्चों की स्कूल फी भर सकते हैं, बच्चों का बर्थडे अच्छे से मना सकते हैं उन पैसों से। तो मैं उस तरह से सोचती हूँ। जैसे अभी इस साल मैंने आंखों की सर्जरी का ले रखा है। तो अच्छा। मैं एक नंबर अपने लिए फिक्स करती हूँ कि 101 या 151 ऐसे नंबर फिक्स करके भगवान को बोल देती हूँ, अब आप देख लेना। मैंने नंबर फिक्स कर दिए है। और मैं पूरी मेहनत करूंगी, बस आप अपनी सहायता कर, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखना। और लास्ट ईयर मैंने तो क्या, भगवान ने ही किया है। 150 लोगों का अ, हाथ पैर लगवाए हैं। एलन फोर्ड हैंड और अच्छा। आर्टिफिशियल जो जयपुर फूट होता है वो। और पटना में एक ब्लाइंड स्कूल है, हम्म। उसमें भी सहायता करती हूँ। उनके 6 रूम एक बाथरूम बनवा दिया। और एक और जैसे पोलियो पेशेंट होते हैं, या कुछ बच्चे जन्म से ही जिनके पेट टेढ़े होते हैं या उंगलियां जुड़ी होती हैं, तो वो जाके बहुत पेनफुल होती है आगे जाके, उनकी सर्जरी करवा देती हूँ। तो ऐसे चलते रहता है। का बहुत ही नेक काम करते रहती हैं आप हमेशा। तो रंजना जी, आपको लोगों की इतनी सहायता करने की जो आपका ये कार्य है, उसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? प्रेरणा क्या ऐसा है कि मैं ना एक आदमी को नहीं बोल सकती हूँ। सबसे पहले तो मेरे पापा हैं। पापा बोलते थे, जैसे हम लोग का भी बिजनेस ही था, तो पापा गरीबों की बहुत सहायता करते थे। तो मैं है ना बहुत लाडली थी अपने पापा की। तो उनसे पूछती थी, पापा आप ऐसे क्यों सबको सहायता करते हो? तो पापा बोलते थे कि ये भी तो अपने ही है, अपने परिवार के ही तो है। जैसे अपने परिवार में कोई कमजोर होता है तो उसे छोड़ तो नहीं देते ना, तो उनका ख्याल रखते हैं। उसी तरह से ये भी कमजोर है, अगर इन्हें छोड़ देंगे तो ये भटक जाएंगे। तो इन्हें साथ में लेके चलना भी जरूरी है। मेरे पापा प्रेरणा देते थे मुझे। फिर मेरे चाचा जी को भी मैंने देखा है, काफी वो लायंस क्लब की तरफ से सहायता करते थे गरीबों की। उसके बाद क्या, मेरा बेटा प्री स्कूल जाता था, तो वहां पे एक लेडी को मैंने गोड़ी, वो मेरी बहुत मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही है। तो वो ना बूढ़ी औरत थी, मतलब होंगी 75, करीब 70 75 की। वो अच्छा। मेरे ख्याल से 2 3 वीक की उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। तो वो बैठे बैठे उनसे ना शॉल बनाते रहती थी। तो मुझे मेरी मम्मी की वो बात याद दिलाती थी। मेरी मम्मी भी बहुत बुनते रहती थी कुछ ना कुछ। तो फिर मैं मुझसे रुका नहीं गया। एक दिन मैंने पूछा कि आप क्या करती हो, आपका बिजनेस है, मैं रोज देखती हूँ आपको बुनते हुए। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं शॉल बनाती हूँ। तो मैंने पूछा किनके लिए? तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसे ना, मुझे जब भी वक्त मिलता है मैं उनसे ये शॉल बनाती हूँ। फिर महीने के 2 3 महीने में जाके हॉस्पिटल में बांट के आ जाती हूँ।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उस समय लगा कि कभी चलो जिंदगी में टाइम मिली तो मैं कभी करूंगी ये काम। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक है गायत्री कपूर, वो है ना बी द मैच की कोऑर्डिनेटर है। अच्छा। तो वो मुझसे अचार लेने लगी थी। तो वो एक दिन मेरे घर पे आई, काफी उदास दिख रही थी। तो मैंने उनसे पूछा आज क्या हुआ, आपको बहुत उदास दिख रही है? तो उन्होंने कहा कि एक गरीब पेशेंट थे, तो वो आए थे, लेकिन है ना पैसे बहुत नहीं होने के कारण वो वापस इलाज कराए बगैर चले गए और 1 महीने में डेथ हो गई। और मतलब वो उनका छोटा बच्चा था जो पेशेंट था, 10 साल का। ये बात मैं ले नहीं सकी। क्या किसी माँ बाप का बच्चा सिर्फ पैसों के कारण चला जाए? वो माँ बाप तो अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाएंगे। पैसा, गरीब होना तो कोई अपराध नहीं है। तो वो बात मुझे इतनी हर्ट कर गई, मैं 4 दिनों तक सो नहीं पाई। दिन रात मुझे ऐसे मेरे दिमाग में कि तुम कुछ कर सकती हो, तुम कुछ कर सकती हो, ऐसे लगता है तो कोई मुझे बोल रहा है कि तुम कुछ कर सकती गरीबों के लिए। और बस फिर उस दिन मैंने मेरे हस्बैंड को बोली कि मुझे तो कुछ करना है, अगर नहीं मैं कुछ करी तो मैं हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कर दो, क्योंकि ये आवाज इतनी बुरी तरह से मुझे परेशान कर रही है कि मैं दिन रात 4 दिन हो गए मैं सो नहीं पा रही हूँ इस आवाज से। फिर उन्होंने बोला कि देख लो, तुमको जो करना है तुम्हारी मेहनत, मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं हूँ। फिर बस उसी दिन मैंने अपने आप को डोनेट कर दिया भगवान को। क्या भगवान, अब आगे तुम देखना, मेरा जो काम है, मैं ये अचार बनाने का तुमने दिखाया है काम, अब मैं इसी को पकड़ती हूँ। बस ऐसी ही शुरुआत हो गई। वाह, आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना और इस शुभ काम में लग गई। जी। तो रंजना जी, आप यूएस में और इंडिया दोनों जगह में भी आपने काफ़ी डोनेशंस किए हैं, हज़ारों ब्लैंकेट्स आप खुद भी बनाती हैं लोगों के लिए। तो कैसे मैनेज करती हैं? इंडिया में तो आपके परिवार वाले हैं जो आपका साथ देते हैं, यहाँ पर आप ये कैसे मैनेज करती हैं अपने बिजनेस के साथ साथ? मैं जैसे अक्टूबर से स्टार्ट करती हूँ, दुर्गा पूजा होती है उस समय स्टार्ट करती हूँ। दुर्गा पूजा से लेके क्रिसमस तक मैं 1 घंटा रोज रात में अपने ब्लैंकेट के लिए निकालती हूँ। और हर प्लेस के एक नोट पे मैं ओम नमः शिवाय का जाप करके उसे बनाती हूँ। और फिर क्रिसमस गिफ्ट, ये मेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट होता है फोस्टर केयर बच्चों के लिए। तो अच्छा। 10, 15, 20 जो भी बना पाती हूँ मैं उनको फिर दे आती हूँ। और भी यहाँ जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, वो डाउनटाउन तरफ जाते हैं गरीबों को ब्लैंकेट डोनेशन करने के लिए, तो उनके थ्रू मैं भेज देती हूँ। अग्रवाल एसोसिएशन है, उनके कोई सदस्य अगर वो जाते होते हैं तो वो उनको सबको मालूम है कि मैं करती हूँ, तो वो मुझसे पूछ लेते हैं कि आपके पास ब्लैंकेट्स है क्या, हम जा रहे हैं तो डोनेट कर देंगे आपकी तरफ से। मैं बोली मुझे नाम वाम का कुछ नहीं है, आप ले जाओ। तो आपके इस काम में आपको आपके परिवार और मित्रों और पड़ोसियों का सहयोग कैसे मिलता है और कितना सहयोग मिलता है? नहीं, मुझे बहुत बहुत सहयोग है। मुझे जैसे कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जैसे अभी एक कैंसर पेशेंट आया था, देव नाम का, 10, 11, 12 साल का बच्चा था। तो पटना से मेरी बुआ ने खबर किया कि अब बेटा तू कुछ कर सकती है क्या, एक बच्चा है, माँ बाप एकदम साधारण परिवार से है, 3 बड़ी बहनें हैं। तो मैं बोली एक बार तो वो लगा क्या बड़ा प्रोजेक्ट है ये, क्योंकि 5-10 लाख रुपया जमा करना इजी काम नहीं है। फिर भी मैं सोची कि चलो मैं पूछती हूँ सबसे। फिर मैंने सब ग्रुप में डाला, लेकिन सबों ने तुरंत सहायता की। तो एक 15-20 दिन के अंदर 5 लाख रुपए जमा करके मैं भेज दी। और इनिशियल स्टेज में उनको चाहिए थी ताकि बच्चे का टेस्ट हो जाए, तो पता चला उसकी बहन उसका ना बोन मेरो दे सकती है। तो उसका तुरंत में इलाज हो गया, बच्चा बच गया उसका। मैं वीडियो आया था, देख के इतनी खुशी हुई कि मेरी मेहनत सफल हो गई। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा सुनकर रंजना जी। तो रंजना जी, क्या ये सच है कि आप पब्लिसिटी से दूर रहना चाहती हैं और आप ये जो नेक काम करती हैं, आप बहुत हिचकिचाती हैं लोगों को ये बताने और शेयर करने में, ऐसा है क्या? मुझे क्या, क्योंकि मेरा बिजनेस है तो मुझे बताना पड़ता है, लेकिन हाँ मुझे नाम का बिल्कुल नहीं है क्या मेरा नाम हो क्या।
लेकिन हाँ, अब इंडिया में है, मुझे बोर्डिंग, मुझे क्योंकि एज अ प्रूफ मुझे अपना नाम देना पड़ता है कि हाँ रंजना अग्रवाल यूएस टीम ऐसे करके, ताकि यहाँ पे मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चले कि उनके पैसे सही जगह जा रहे हैं। तो लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे कभी लगता ही नहीं कि मैं कर रही हूँ। कोई बाहर की शक्ति, मतलब कोई भगवान है जो मेरे थ्रू करा रहे हैं। मैं तो सब हमेशा लिखती हूँ, आई एम जस्ट अ मीडिएटर, यू ऑल आर डोनेटर एंड गॉड इज डूअर। जी, करते तो बिल्कुल भगवान ही है, पर भगवान ने आपको अपना माध्यम बनाया है कि आपके जरिए ये काम हो रहा है। तो समाज सेवा करने का जो उद्देश्य आपके मन में है, उसको पूरा करने में आप थोड़ी भी सफल हुई हैं आज तक, जितना भी आपने किया है? थोड़ी तो मैं बोलूंगी, हाँ 25% तो मैं सफल हुई हूँ, लेकिन मुझे 100% सफल होना है। अभी भी बहुत लोग हैं जिनको मेरी सहायता है। अब मुझे लगता है मेरी जिंदगी कम छोटी पड़ रही है कि अब लगता है बहुत लोगों को मेरी जरूरत है। क्या मैं जहाँ तक हो, जितने लोगों तक पहुंच सकूं तो मेरे लिए बहुत, मेरा आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद होगा। जी बिल्कुल, और आशा करती हूँ कि ज़रूर आप अपने प्रयास में सफल हों, क्योंकि आप जैसे लोगों की सिर्फ लोगों को ही, ज़रूरतमंद लोगों को ही नहीं बल्कि समाज को भी बहुत ज़रूरत है। तो और आप जैसे, आपके इस प्रयास में अगर लोग जुड़ना चाहें या आपका साथ देना चाहें तो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? मैं खुद आपके इस प्रयास में शामिल होना चाहूंगी। हाँ, मैं तो जैसे 4-5 जगह है, जैसे कलकत्ता में। अब मैं हमें ये बोलती हूँ, सबकी लिमिटेशन है डोनेशन की। यहाँ पे भी काफी जगह लोग देते रहते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर किसी को करना हो, क्योंकि आप अगर एलन फोर हैंड डोनेट करते हो तो एक, दो हाथ रह के लोग कमा नहीं पाते। तो जिनके हाथ पैर नहीं है, वो कितना, उनके लिए कितना मुश्किल है कमाना, या खुद के रोजमर्रा के काम करना। तो आपके स्पेशल ओकेजन्स पे आप उनके लिए पैसे निकाल सकते हैं। आपका बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, या कुछ भी स्पेशल कुछ हुआ, आपके बच्चों का बर्थडे है, तो मैं सोचती हूँ कि अगर इस बच्चों के बर्थडे सब पे हम हजारों डॉलर पार्टीज में निकालते हैं, तो कम से कम उसी बहाने थोड़ा इन गरीबों के लिए भी निकाल दें। नहीं तो सोचते ही रह जाते हैं, 5-10 डॉलर निकलता है। तो जैसे हर रेट है हर चीज का। 3,000 रुपए लगते हैं आई आई सर्जरी का, 5,000 रुपए लगते हैं एलन फोर हैंड का, 5,000 रुपीज में मैं बता रही हूँ, अच्छा। पैरों के लगते हैं। और सर्जरी, जैसे जिनके पोलियो है उनका पेट फिक्स करने का, जिनके पेट टेढ़े हो गए उनका सीधा करने का 10,000 रुपीज लगते हैं सर्जरी का। एक गरीब के पास कहाँ से आएंगे ये पैसे ना इतने, जो 5,000 रुपए महीने के कमाते हैं, 2,000 जैसे सब्जी वाले हैं, तो उनके पास कहाँ से आएंगे। तो मैं उनकी सहायता करने की कोशिश करती हूँ कि जहां तक हो मैं पहुंच सकूं उन तक। बहुत अच्छी बात कही आपने। और तो रंजना जी, आप ऑर्गन डोनेशन को लेकर भी काफी पैशनेट हैं, तो कुछ कहना चाहेंगी, लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, मेरा ये बहुत बड़ा जागरूकता फैलाने का है, अवेयरनेस के लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि काफी लोगों को मालूम ही नहीं होता कि इस कंट्री में कैसे अपना नाम लिस्ट में लिखाएं। बहुत सिंपल है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं जब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हैं, उसमें आप अपना नाम डाल सकते हैं। मुझे लगता है इतना सुंदर शरीर भगवान बनाए हैं, और मरने के बाद वो खत्म हो जाता है, तो उसको हम किसी को दे के उसका फिर यूज करवा सकते हैं। मैं मुझे लगता है कि किसी भी चीज को वेस्ट करके क्या फायदा। किसी का घर बचा सकते हैं हम। और हमारे तो गणेश भगवान ने कितना अच्छा संदेश दिया है जी, कि जब जानवर एक भगवान को बचा सकते हैं, तो हम तो इंसान होके एक इंसान को बचा ही सकते हैं। बहुत सुंदर बात कही आपने। किसी ने ऑर्गन डोनेशन के बारे में इस तरह से नहीं सोचा होगा भगवान गणेश की कहानी को लेकर। मैंने एक कविता लिखी थी, तो मेरे भाई ने बोला कि तुम्हारी कविता पढ़ के कौन मैं बोली ठीक है ना, कोई
100 में से कोई एक भी प्रेग्नेंट तो हो जाएगा तो मेरा तो लिखा हुआ सफल हो जाएगा। और एक आंटी ने सही में अग्रवाल में एसोसिएशन में एक आंटी है, उनको मैंने फॉरवर्ड किया था। उन्होंने उन्होंने और अंकल ने पूरा अपने बॉडी डोनेट कर दिया। क्या बात है, इतनी प्रेरणादायी कविता हम भी सुनना चाहेंगे। आप क्या हम सुना सकती हैं हमारे दर्शकों को? मतलब उनको लगा कि सही तो लिखी है। तो मैंने लिखा था, क्यों न जाने से पहले एक नेक काम कर जाए, अपने शरीर का कोई अंग किसी के नाम कर जाए, टूटती आस्था उजड़ती गृहस्थी बचा जाए, छूटता बचपन रिश्तों का विखरन थाम जाए, निरंतर बहते आंसुओं को हम पोंछ जाए, बिलखती माँ की दुआओं का हिस्सा हम बन जाए, ईश्वर तो नहीं ईश्वर सा काम कर जाए, किसी उजड़ती जीवन को नया आयाम दे जाए, क्यों न जाने से पहले एक काम कर जाए, किस अपने शरीर का कोई अंग किसी के नाम कर जाए, धमनियों में रक्त बन हम किसी में दौड़ जाए, आंखें बन किसी अंधेरे जीवन में प्रकाश भर जाए, हृदय बन किसी में हम फिर से धड़क जाए, फेफड़ा दे किसी शरीर में जान फूट जाए, किडनी दे किसी जीवन को आस दे जाए, लीवर दे किसी जीवन का आगाज बन जाए, क्यों न जाने से पहले एक नेक काम कर जाए, अपने शरीर का कोई अंग किसी के नाम कर जाए। वाह, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता थी ये। और बहुत ही प्रेरणादायक है। वेरी वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस रंजना दी। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमारे शो में आने के लिए और इतनी अच्छी और इंस्पायरिंग बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि लोग आगे से आगे आगे आए, इस अच्छे काम में नेक काम में जुड़ते जाएं, लोगों की सहायता, क्योंकि अभी बच्चों को भी ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता हमसे। तो फिर बच्चों को पढ़ा दिए लिखा दो, फिर उनको अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं हम। तो वो जो हमसे देखे हमें देखेंगे वही हम सीखेंगे। जैसे मैंने अपने पापा को अपनी नानी को सबको देखा है करके, जी मैं उनकी लेगेसी आगे बढ़ा रही हूँ। बिल्कुल सही। बच्चे बिल्कुल अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। तो जैसा माँ बाप अच्छा अगर कुछ कर्म करेंगे तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपका फिर से एक बार धन्यवाद रंजना जी, शो में आने के। थैंक यू, नमस्ते जी। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि रंजना जी की कहानी ने आपको समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित किया होगा। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू द स्पेशल एपिसोड ऑफ गुड वाइब शो। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे काइंड एंड कीप स्प्रेडिंग गुड वाइब्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम।